डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने दी ईरान को चेतावनी, कहा ईरान वार्ता शुरू करे नहीं तो होंगे हमले। ट्रंप ने अगले हफ्ते तक का दिया अल्टीमेटम, वार्ता नहीं करेगा ईरान तो बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाए अमेरिका। दो 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, बदले जा सकते हैं कानून। संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की लखनऊ में घोषणा। जज उत्तम आनंद हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषियों की उम्र कैद बरकरार, हाईकोर्ट ने की अपील खारिज। बुलंदशहर में देर रात डबल मर्डर, 15 मिनट तक दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव, दोनों गुटों के 2 लोगों की मौत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ट्रंप की ईरान को चेतावनी, ईरान वार्ता शुरू करे नहीं तो होंगे हमले, बोले ट्रंप। ट्रंप ने अगले हफ्ते तक का दिया अल्टीमेटम, बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा अमेरिका। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके साथ ही ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटा तो अमेरिका अगले हफ्ते से ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वार्ता दोबारा शुरू नहीं होती है तो अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज करेगा। ट्रंप ने कहा कि हम कल रात उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे, उसके अगले दिन भी कड़ा हमला करेंगे और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे। अगले हफ्ते बिजली संयंत्रों की बारी आएगी। अगर वे बातचीत की मेज पर आकर बातचीत नहीं करते तो अगले हफ्ते पुलों की बारी आएगी। हम उनके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को तबाह कर देंगे। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान प्रतिनिधियों के बीच संपर्क बना हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान हॉर्मुज जल जमरू मध्य पर समुद्री यातायात पर प्रतिबंध जारी रखेगा तब तक बातचीत आगे बढ़ नहीं सकती। ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान कब तक जारी रहेगा? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वह उन्हें रोकने का फैसला नहीं करते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान में जमीनी सेना भेजने की संभावना से पूरी तरह इंकार कर दिया। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि वह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, कभी कभी जमीनी अभियान की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारी ओर से जमीनी अभियान चलाएंगे। ट्रंप ने तेहरान पर समझौते का दबाव बढ़ाते हुए कहा कि यदि ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप समझौता कर लें, नहीं तो आपके पास कोई नहीं बचेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे एक देश एक चुनाव पर। जेपीसी का बड़ा बयान, 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव, बदले जा सकते हैं कानून। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने की घोषणा। खबर लखनऊ से है, जहां एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि देश में वर्ष 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। देश में बार बार चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है। सिविल सोसाइटी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में है। पीपी चौधरी की अगुवाई में जेपीसी 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पर पहुंची थी। जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, हम देश में जहां भी रह रहे हैं, आम जनता एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रही है। लोकतंत्र की असली हितधारक जनता ही है। उन्होंने कहा, 1952 से 1967 तक 4 चुनाव एक साथ हुए थे। तब तो हमारे पास आज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। आज हमारे पास पर्याप्त ईवीएम भी है। चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना है कि चुनाव में अधिक से अधिक लोग वोट डालें, जो तभी संभव है जब चुनाव बार बार ना हो।
तभी लोकतंत्र अपने सही मायनों में लागू होगा। विपक्ष कह रहा है कि एक चुनाव की अवधारणा संघीय ढांचे के खिलाफ है। जवाब में जेपीसी अध्यक्ष ने कहा, चुनाव की समय सारणी एक होने से संघीय ढांचे की भावना का उल्लंघन नहीं होता। 50 से 60 के दशक में एक साथ हुए चुनाव ये साबित करते हैं। इसी तरह से एक साथ चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने की विपक्ष की बात भी गलत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे पहुंच चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, वो देश के हित में है, देश के लोगों के विकास के हित में है, देश को तेजी से प्रगति कराने की दिशा में लिया गया एक कदम है। यही बात हमने आज माननीय संसदीय समिति के समक्ष भी बताई है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। छोटी मोटी जो बातें चर्चा में आती हैं, उनके चलते जो मुख्य बात है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता और उन छोटी छोटी बातों को साथ में देखते हुए हमें इसे जल्दी से लागू करना होगा। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके चलते इस बड़ी भावना को, इस बड़े काम को रोका जाए। इसे जल्दी से। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार कुछ समय से एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आ रही है और अब जेपीसी अध्यक्ष ने घोषणा की है कि चुनाव एक साथ होंगे, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका उल्लंघन कर रहा है। तो क्या लगता है कि अब एक साथ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या विपक्ष इस पर कोई और रणनीति खेलेगा? बिल्कुल, देखिए, जो एनडीए के ज्यादातर सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, वो ज्यादातर दल इस बात के समर्थन में है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। ये बात जब से आई थी तब से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। हालांकि इस मामले को लेकर एक जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि जेपीसी का गठन किया गया था ताकि इस बात का अध्ययन किया जा सके कि एक राष्ट्रीय चुनाव पर किस तरह से काम आगे बढ़ सकता है। और यही जो जेपीसी है, यही जो संयुक्त संसदीय समिति है, वो राजधानी लखनऊ में मौजूद है। यहाँ पर विधानमंडल के जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनके साथ जो विपक्ष के नेता हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनके साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है। कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य सरकार के कुछ अन्य मंत्री थे जिनके साथ ये बैठक हुई है। साथ ही साथ जो तमाम विपक्षी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी, तमाम जो दल थे उनके साथ प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया, बात की गई और ये देखा गया कि क्या दृष्टिकोण है, चाहे जो तमाम विभिन्न दल हैं उनका क्या दृष्टिकोण है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर। इसके साथ ही साथ इस समिति ने तमाम जो व्यापार मंडल है, उद्योग संगठन है, उनके साथ भी बात की है ताकि ये देखा जा सके कि जो बार बार जिक्र हो रहा है कि देश में लगातार चुनाव होने से किस तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो तमाम जो व्यापार मंडल और उद्योग मंडल है उनके संगठनों के साथ भी बैठक की गई है। उन्होंने भी, उनके जो सदस्य थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं कि किस तरह से आर्थिक नुकसान लगातार चुनाव के कारण से पहुंचता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका आकलन लगातार ये जेपीसी कर रही है और इसका जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे बात होगी। जी ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जो अयोध्या दान घोटाला मामले में एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई का समय दिया गया था। कभी भी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, अयोध्या दान घोटाला मामले में एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया था, जिसकी मियाद अब पूरी हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है। कभी भी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में एफआईआर और सीओ की नियुक्ति शामिल थी, जिस पर कार्रवाई जारी है। माना जा रहा है कि दो पहलुओं को एसआईटी ने सबसे अहम माना। इसमें पहला बिंदु भर्ती प्रक्रिया रही, क्योंकि जो गणना कर्मी जेल गए वे आउटसोर्स किए गए हाउसकीपिंग वाले थे। उनसे गिनती करवाई जा रही थी। सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सिफारिश पर भर्ती हुए थे। एसआईटी ने नियमों को ताक पर रखकर की गई भर्ती को चोरी की बड़ी वजह माना है। एसआईटी ने माना है कि एसओपी के नियमों में बदलाव कर उन्हें कमजोर करने से चोरी करने की गुंजाइश बनी। एसआईटी को ट्रस्ट के ऑडिट में भी कुछ खामियां मिली हैं, उसमें और पारदर्शिता लाने समेत कई सुझाव दिए गए हैं। चढ़ावे में आए जेवरात को लेकर विशेष सुझाव भी दिए गए हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आखिरकार आज वो समय आ गया है जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
तो क्या लगता है कब तक सौंपेगी, इसके आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विस्तार से बताइए जरा। देखिए बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें जो इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज एसआईटी अपनी आज ही जो है अंतिम अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कई नाम भी सामने आ सकते हैं। एसआईटी ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है, जबकि जांच का फोकस चढ़ावे के स्थानांतरण, गणना और उसी दौरान कई कथित चोरी पर रखा गया है। प्रारंभिक जांच में 40 दिनों के भीतर करीब 70 बार कथित चढ़ावा चोरी, गणना में गड़बड़ी और बैंक कर्मियों की कथित मिलीभगत जैसी बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। आपको बता दें कि अंतिम रिपोर्ट में डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसओपी के अनुसार नकदी के संकलन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। वहीं गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका की भी रिपोर्ट उल्लेख होने की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी ने भविष्य के लिए कई अहम सिफारिशें भी की थी, और जिनमें थर्ड पार्टी ऑडिट, भर्ती प्रक्रिया में सिफारिशों पर रोक, कंट्रोल रूम में प्रभावी निगरानी और चढ़ावा गणना से जुड़ी एसओपी का 100% पालन सुनिश्चित करना शामिल हुआ है। हालांकि यह जानकारी फिलहाल अभी सूत्रों के हिसाब से ही है, बाकी कोई अशासन या आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। जी ठीक है रवि, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आखिरकार आज 15 जुलाई आई गई है और आज सरकार को एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, कभी भी किसी भी वक्त। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां रांची जज उत्तम आनंद हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दोषियों की उम्र कैद रहेगी बरकरार, दोषियों की अपील खारिज कर दी गई है। 2022 में सुनाई गई थी उम्र कैद की सजा। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए गए लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। दोनों ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और न्यायपालिका की सुरक्षा पर सीधा हमला थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले में रिकॉर्ड और उपलब्ध सबूतों से दोनों आरोपियों की भूमिका साफ तौर पर साबित होती है, इसलिए निचली अदालत के फैसले में दखल देने की कोई वजह नहीं है। धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को जज उत्तम आनंद की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दोनों ने इसी फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो हत्याकांड है, जिस तरीके से उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की जो उम्र कैद की सजा है उसको बरकरार रखा गया है और सजा को बढ़ा दिया गया है, तो अगर पीछे जाए तो ये पूरा मामला क्या था, कहां से ये पूरा शुरू हुआ, पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या पूरा मामला था, विस्तार से बताइए। अंकिता, ये 28 जुलाई 2021 की सुबह में मॉर्निंग वॉक में धनबाद के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जो है वो घूमने निकले थे। इसी दरमियान पीछे से एक ऑटो वाले ने टक्कर मार दी थी और वो टक्कर मार के जब इसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, तब सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाती है तो उसमें ये बात सामने आती है कि वो जानबूझकर वो टक्कर मारी गई थी और तब जो है न्यायपालिका की सुरक्षा पर भी सवाल उठे थे। उसी कड़ी के बाद 3 अगस्त 2021 को ये जो है जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। इसके बाद 6 अगस्त 2022 को विशेष अदालत की जो है 58 गवाहों के फर्द बयान के आधार पर लखन जो आरोपी थे लखन वर्मा और राहुल वर्मा को दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसी मामले में सजायाफ्ताओं की ओर से हाई कोर्ट में दायर क्रिमिनल अपील याचिका की सुनवाई होती है और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने
उस विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराती है और कहती है कि इनको जो है से ये हत्या जो है आकस्मिक नहीं थी, ये घटना आकस्मिक नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था, इसलिए इनको पूरी ताउम्र जो है इनको जेल में बितानी होगी। जी अंकिता, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में देर रात डबल मर्डर, 15 मिनट तक दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव, दोनों गुटों के 2 लोगों की मौत, इलाके में पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव निजामपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। सरेआम हुई इस गोलीबारी में अजब सिंह और सोनू नाम के 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं जबकि 2 अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी। इसी विवाद में आज कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 50 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आ रही है। फायरिंग के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने में गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जबकि एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर और डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हम लोग थाना सिकंदराबाद में जनपद बुलंदशहर में यहाँ पे गांव पे खड़े हैं। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई है और हमारे साथ डीआईजी मेरठ रेंज श्री कलानिधि नैथानी साहब और एसएसपी बुलंदशहर श्री दिनेश कुमार सिंह साहब हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है कि पैसे को लेन देन को लेके फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसमें जो मृत्यु जो हुई है उसमें सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम और दूसरे हैं जो प्रथम पक्ष है वो सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम है और सत्तू पुत्र लोकेश निवासी गण है निजामपुर थाना सिकंदरा के। और दूसरे पक्ष से अजब सिंह पुत्र युद्धपाल, अरविंद पुत्र वीरपाल, रतन पुत्र युद्धपाल और सिंहराज पुत्र युद्धपाल। इसमें जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है इस गोली में, वो हुई है सुनील उर्फ सोनू पुत्र यादराम का। और अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के दौरान विरोध स्वरूप कोर्ट में पेपर उछालकर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले 2 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में आरोपी प्रबल प्रताप और चंद्रभान को दिल्ली पुलिस ने लोक सेवकों के काम में बाधा डालने, अधिकारियों को धमकाने और आपराधिक इरादे के आधार पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली बेंच में आरोपी प्रबल प्रताप के द्वारा दाखिल की गई अपील पर वह अपनी दलील देने के लिए कोर्ट के सामने आया और उसके द्वारा कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देते हुए खुद को संप्रभु बताया। इसके बाद उसने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए पेपर उछाल दिए। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल ये दोनों पुलिस हिरासत में हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से सीजीआई को अभद्र टिप्पणी करने के बाद कोर्ट रूम से इस आरोपी को बाहर निकाल दिया गया था और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने इसे गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए, और आगे की प्रक्रिया क्या है, आगे क्या हो सकता है? बिल्कुल थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे। हाँ जी, क्योंकि जब 10 तारीख को ये घटना हो उसके बाद जिस कोर्ट में ये घटना हुई थी उसकी सुनवाई कर रहे जस्टिस केवी विश्वनाथ ने बाद में अपने आदेश में कहा, इस बात को स्पष्ट किया कि जो ये घटना करने वाला ये लॉ का स्टूडेंट प्रबल प्रताप और उसका सहयोगी चंद्रभान था, इनके ऊपर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि
उसके बाद जो पिटीशन इन पर्सन की वजह से जो एक सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ वहाँ पे मौजूद रहता है सुनवाई में, उसने जब अभद्र टिप्पणी की उसके द्वारा, यानी कि जब प्रवीण प्रताप के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई तो उस दौरान जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जो कि हमेशा कोर्ट में मौजूद रहता था पिटीशन इन पर्सन के लिए, उसकी शिकायत पर तिलक मार्ग थाने में एक FIR दर्ज की जाती है, जिसमें सरकारी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने, उसमें बल प्रयोग करने और जो एक इंटेंशन है बल प्रयोग करने का, उसके आधार पर 3 BNS की 3 धाराओं के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों को प्रावधान है। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस में ये FIR दर्ज की गई उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद इनको 2 दिन के लिए 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और आज उनको दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस होगी जो इस मामले में जांच कर रही है, उसकी जो आगे की स्थिति होगी उसके ऊपर तय होगा कि उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा या ये दोनों की तरफ से कोई जमानत की मांग की जाती है। क्योंकि जो ये मामला था, ये मामला जस्टिस KB विश्वनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच तो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। उसमें ये प्रबल प्रताप की तरफ से एक SLP दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ACP और एक कंपनी साइबर फ्रॉड के शिकार हुए इसके प्रबल प्रताप के ऊपर मामले में FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आया 10 जुलाई को, वेकेशन बेंच चल रही थी, उस दौरान कोर्ट के सामने वो आता है और प्रबल प्रताप ये कहता है कि मैं एज ए सॉवरेन ऑफ दिस कंट्री आई एम जस्ट saying to file the FIR against the ACP and the company। तो कोर्ट ने ये बात पूछी कि क्या आप हमें इसका आदेश दे रहे हैं, तो इसने कहा कि हाँ, हम इसके लिए आपको आदेश दे रहे हैं और इसके FIR दर्ज कीजिए। इसके बाद उसने पेपर उठाया और CJI के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए पेपर को लहरा दिया। उसी दौरान जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती करता रहा, जिसके बाद उसको टैकल करके बाहर ले जाया गया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे मना कर दिया कि हम उसको कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके साथ वहां पे था, उसकी कंप्लेन के बाद FIR दर्ज की और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से है, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन कार्यक्रम स्थल की अनुमति को लेकर रार पैदा हो गई। नगर निगम ने अब इस स्थान पर आपत्ति लगा दी है और सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को ग्राउंड के अंदर जाने से रोक दिया गया। कांग्रेसियों ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी देर रात परेड मैदान पहुंचे और ट्रकों को अंदर ले जाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो पुलिस के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस ने परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कराने के लिए 15 से 17 जुलाई तक अनुमति के लिए आवेदन किया था। शुल्क भी जमा कर दिया गया था। नगर निगम ने सशर्त अनुमति जारी कर दी थी। परेड ग्राउंड में ही भारत सरकार की ओर से लोक संवर्धन कार्यक्रम भी चल रहा है, जो 15 जुलाई को खत्म होना था, लेकिन हरेला के अवसर पर इस कार्यक्रम को 2 दिन 16 और 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको बता दें कि नगर निगम ने अब इस स्थान पर आपत्ति लगा दी है कि सामान लेकर पहुंचे ट्रकों को ग्राउंड के अंदर जाने से रोक दिया है। वहीं कांग्रेसियों ने प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी देर रात परेड मैदान पहुंचे और ट्रकों को अंदर ले जाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोका तो पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हुई। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिस तरीके से कांग्रेस अपना जो कार्यक्रम है 15 से 17 जुलाई तक करने वाली है और अब इस पर मना कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने से रोक रहे हैं, हल्ला बुल्ली हो रही है, पुलिस से धक्का मुक्की हो गई है कांग्रेसियों की, क्या वजह है आखिर जिस तरीके से वो रोक रहे हैं? ये पूरा मामला क्या है? ऐसा है कि इसका प्रकरण ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पर परेड ग्राउंड पे परमिशन ली थी पहले 4 दिन पहले कि राहुल गांधी का प्रोग्राम था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम था, उस पर इन्होंने परमिशन ली थी और इनको औपचारिक परमिशन मिल भी गई थी। लेकिन यहाँ पर लोक संवर्धन का पर्व चल रहा है केंद्र सरकार की योजना से। परेड ग्राउंड पे यहाँ पर लगा हुआ है मेला, तो उस मेले के चक्कर में कि यहाँ पर इन्होंने जो भीड़ ज्यादा होगी इसलिए उन्होंने
इस मेले को इसको 17 तारीख से बढ़ा दिया गया है। जी। और इन्होंने ये जो कांग्रेस थी ये हट लगाई हुई थी परेड ग्राउंड पे ही हम करेंगे, तो रात में कल इन्होंने काफी हंगामा किया वहां पर। और जो प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, इन काफी लोगों ने वहां पर नारेबाजी करी, लेकिन रात पर ही इनको जो है ये कह दिया गया कि आप वैकल्पिक व्यवस्था देख ले। तो वहां पर बन्नू स्टेडियम, एक यहाँ पर रेस कोर्स पे गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज है, उनको वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। और शायद कार्यक्रम वहाँ बन्नू स्टेडियम पे निर्धारित 17 तारीख को जो राहुल गांधी आएंगे वहां पर होगा, निश्चित हुआ है। ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।